नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास तक हमने नाथ साहित्य कंप्लीट कर लिया है। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम राजस्व साहित्य। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। हमें क्या पढ़ना है? राजस्व साहित्य। देखिए, आदिकाल में राजस्व ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से रासो लिखे गए हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत प्रचलित हैं। फ्रांसीसी इतिहासकार गार्शा तासी, देखिए, रासो के शब्द में जो रासो की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में कुछ विद्वानों के अपने अपने क्या है मत है, जिनमें सबसे पहला मत आपको ये लिख लेना है। क्या लिखना है? गार्शा तासी। इन्होंने क्या कहा? देखिए, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी है। ये आपको लिख लेना है। आपको नोट्स भी साथ में बनाने हैं, एक नोटबुक और पेन साथ में रखना है। तो आपको लिखना है रासो साहित्य। अब इसके इतिहास के स्रोत के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है रासो साहित्य की व्युत्पत्ति के बारे में कुछ स्रोत। उसके बाद में आपको लिखना है फ्रांसीसी इतिहासकार कौन? गार्शा तासी। इन्होंने इनके बारे में क्या नाम यूज किया है? तो राजस्व है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट ध्यान रखना। देखिए, क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको किससे मानते हैं? रसायन से। ठीक है, शुक्ल के अनुसार बीसलदेव रासों में रसायन शब्द बार बार आया है, तो ध्यान रखना, इसको भी लिख लेना। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से तथा आचार्य चंद्रवली पांडे एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत के रासक शब्द से ही रासों की व्युत्पत्ति मानी है। तो आपको क्या लिखना है अभी? इसमें से आपको ध्यान रखना है, एक तो नरोत्तम स्वामी ने किससे मानी? रासिक शब्द से, और आचार्य चंद्रवली पांडे और आचार्य प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों ने किससे मानी है? रासक शब्द से, जो कि किसकी है? संस्कृत के शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। द्विवेदी ने कहा है कि रासक शब्द वस्तुतः एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। तो रासक का अर्थ इन्होंने क्या माना है द्विवेदी जी ने? मनोरंजन या खेल। आगे देखिए, रास में भी वही भाव है। वास्तव में रासो राजस्थानी भाषा डिंगल में राजाश्रय कवियों, विशेष रूप से चारण जाति के कवियों द्वारा युद्धों का चित्रण, वीरता के यशोगान को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से धारा प्रवाह ओजस्वी भाषा शैली में लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने रासो ग्रंथों के आधार पर ही हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नामकरण वीर गाथा काल के रूप में किया है। ये हमें ध्यान रखना है, और ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा भी है कि जो शुक्ल जी हैं उन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल के नाम से कहा था। क्यों? इसी कारण, रासो के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, वीरगाथा काल में प्राप्त रासो कृतियों, जिनमें कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, अमीर रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो है। ठीक है, आगे देखिए साथियों, अब इनको हम क्या है एक एक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रासो साहित्य में पढ़ना है खुमान रासो। देखिए, आदिकाल की इस रचना का समय 9वीं शताब्दी है। तो इसका समय कौन सा है? तो 9वीं शताब्दी का माना गया है। इसे चित्तौड़गढ़ नरेश खुमान के समकालीन कवि दलपत विजय द्वारा रचित माना गया है। तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय। ये आपको नोटबुक में लिखना है। किंतु कुछ विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 17वीं शताब्दी के राजा राज सिंह का भी वर्णन है, लेकिन 870-890 के समय बगदाद के धर्मगुरु खलीफा आल मामू के द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण का भी वर्णन है। इससे ऐसा लगता है कि 9वीं शताब्दी के बाद प्रक्षिप्त अंश बाद में जोड़े गए। इसमें खुमान द्वारा खलीफा का परास्त करने का वर्णन है। अब जो ये खुमान रासो, इसमें जो बगदाद के धर्मगुरु थे जिन्होंने चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण। तो उनको परास्त किया था किसने? चित्तौड़ के राजा ने। तो इसका क्या इसमें बखान है? वीरस के साथ साथ श्रृंगार की भी बड़ी धारा भी वही है। इसकी भाषा क्या है? डिंगल है। अब आपसे पूछा जाए कि खुमान रासो है, इसकी भाषा कौन सी है? तो डिंगल भाषा में लिखा गया है। तो ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। और इसमें किसका वर्णन है? तो जो
खलीफा जो था उसको परास्त करने का इसमें वर्णन है। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, नोट भी करनी है और ध्यान भी रखना है। अब देखिए इसका एक ये पंक्ति है, ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है। क्या है, ये डिंगल भाषा की है। संदेशा पिन साहिबा पाचो फ्रियो न दे, पंछी गाला पिंजरे छूटन रो संदेह। तो ये आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए अगली कृति है साथियों अमीर रासो। ये भी आपको ध्यान रखना है। कवि सारंगधर कृत हमीर रासो, रणथंबोर के राव हमीर देव के शौर्य की गाथा है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो रासो है, कौन सा हमीर रासो, ये किसने लिखा है, तो सारंगधर ने। ये आपको ध्यान रखना है, नोटबुक में नोट भी करना है। अब इसमें किसका उल्लेख है, तो रणथंबोर के राजा थे हमीर देव चौहान, उनका इसमें क्या है, वर्णन है। इसका समय 13वीं शताब्दी माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में रणथंबोर पर किए गए आक्रमण का वृतांत बताया जाता है। प्राकृत पेंगलम में इसके कुछ छंद मिलते हैं, इसकी कृति उपलब्ध नहीं है। तो अब आपको हमीर रासो में क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो अलाउद्दीन के द्वारा जो आक्रमण किया गया था रणथंबोर पर, उसका आक्रमण इसमें है, आक्रमण का क्या है, वर्णन है। किसने लिखा है, तो सारंगधर ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। आगे देखिए अगली रचना है साथियों बीसल देव रासो। इस कृति के रचयिता कवि नरपति नालय हैं। इस कृति के रचयिता कौन है, नरपति नालय। इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रम संवत 1272 मानी है, जिसका प्रमाण कृति में दिया गया है। अब आपको नेक्स्ट लिखना है बीसल देव रासो, और ये किसने लिखा है, तो नरपति नालय ने। कब लिखा है, 1272। हालांकि टाइम आपको ध्यान नहीं रखना है इसका। आगे देखिए अब इसकी एक पंक्ति है, देखिए इसमें इनका टाइम भी दिया हुआ है। 1272 रहा मंजारी, जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ भई, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। अब देखिए कुछ विद्वान तो क्या मानते हैं इसका कि जो 1272 में लिखा गया था, इसमें लिखा भी हुआ है दोहे में, ये इसका प्रमाण है। और जेठ बुध नवमी के जेठ को लिखा है, जिसमें वार भी दिखा हुआ है, बुद्धि भी दिया हुआ है। नाले रसायन, नाले के द्वारा क्या लिखी गई, ये रचना लिखी गई। देखिए साथियों, लेकिन अधिकतर विद्वान 1212 विक्रम संवत, ये विक्रम संवत दिवा है, में इसके रचना काल स्वीकार करते हैं। इसमें अजमेर के चौहान वंशीय राजा बीसल देव का विवाह, किसका, अजमेर का राजा था कौन, बीसल देव का विवाह मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती से हुआ। किंतु राजमती और बीसल देव में अपनी आपसी संवाद के कारण बीसल देव राजमती को छोड़कर उड़ीसा चला गया। वह 12 वर्ष तक वहीं रहा। इस कृति में राजमती की वृह राजमती नारी गरिमा से युक्त संस्कारित स्त्री है और बीसल देव सामंती जीवन का अभिमानी राजा। इस काव्य की भावभूमि निश्चल प्रेम एवं नारी स्वाभिमान की भावना से। नेक्स्ट कृति है साथियों परमाल रासो। ये अब आपको लिखना है परमाल रासो। कवि जगनिक कालिंजर चंदेल राजा के राजा परमर्दी देव का राजस्त्री कवि था। तो परमाल रासो किसने लिखा, जगनिक ने। इसी के यहाँ बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आला और उदल रहते थे। इन दोनों वीरों की युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने पर जगनिक कवि ने अपनी अद्भुत शौर्य गाथा को काव्य में लिखा। इसे आला खंड के नाम से भी जानते हैं। इसकी रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, किंतु इसकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। तो अब परमाल रासो जो है किसने लिखी है, तो जगनिक में। इसमें किसका उल्लेख है, ये आपको बात जो है नोट करनी है, ध्यान भी रखनी है। तो इसमें 2 वीर है, इसमें क्या है, आला और उदल जो है 2 वीर शासक हैं, उनके क्या है, युद्ध का वर्णन है, वीर गाथा का वर्णन है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कृति है साथियों विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को मिस्र बंधुओं ने संवत 1355 का ग्रंथ माना है। क्या माना है, 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना कवि नल सिंह ने की। तो विजयपाल रासो की रचनाकार कौन है, नल सिंह। इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्राओं का वर्णन है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु यह कृति अपूर्ण है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए अगली रचना है साथियों पृथ्वीराज रासो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो।
वीरगाथा काल की सुप्रसिद्ध रचना चंद-बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एक विवादास्पद कृति है। तो ये किसने लिखी है? चंद-बरदाई ने। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। अब इसके कितने संस्करण मिलते हैं? 4। इससे यह पता लगाना कठिन है कि इनमें से प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है उसे पूर्णतः अप्रमाणिक मानता है, जिसके समर्थक हैं कविराज श्यामलदास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर बूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे वीरगाथा काल की रचना मानते हुए इसके महत्व को नकार नहीं सके। इन्होंने तो चंद-बरदाई को हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आचार्य शुक्ल ने जो है हिंदी का पहला कवि किसको माना? तो चंद-बरदाई को माना। और पहला ग्रंथ यानी कि पहला महाकाव्य कौन माना है? तो इन्हीं का ग्रंथ है कौन सा? पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पक्ष देखिए। दूसरा पक्ष वह है जो इसे प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन है? इसके समर्थक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु तथा कर्नल टॉड। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पक्ष। अब इसका तीसरा पक्ष देखिए। तीसरा पक्ष है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है। इस संबंध में आधुनिकतम एवं ठोस मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये इसे अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। द्विवेदी का मानता है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों यथा संदेश राशक से मिलती है। रासो में 12वीं शताब्दी की भाषागत प्रवृत्तियां मिलती हैं। यह शुद्ध ऐतिहासिक न होकर काव्य ग्रंथ है। रासो में वे सर्ग प्रमाणिक है जिनका आरंभ यानी कि प्रारंभ सुख-सुखी संवाद से होता है। ये प्रमाणिक अंश बाद में जोड़े गए हैं। चंद-बरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस सींचते रहे। अतः द्विवेदी ने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो एकदम अप्रमाणिक पुस्तक नहीं है, इसकी कुछ प्रमाणिकता प्राप्त होती है। तो हमें अब पृथ्वीराज रासो के बारे में क्या ध्यान रखना है? इसके 3 पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि ये बिल्कुल अप्रमाणिक है, एक पक्ष ये कहता है कि ये प्रमाणिक है, और एक पक्ष ये कहता है कि अर्ध प्रमाणिक है। तो इसको अर्ध प्रमाणिक ज़्यादा मानना ठीक है। और ये किसने इसको माना है ये भी आपको नोट भी करना है और ध्यान भी रखना है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना। आगे देखिए जैसे आरंभिक अंश। अब देखिए कौन कौन सा उसको बता रहे हैं। आरंभिक अंश इक्षणी विवाह, शशिव्रत का गांधर्व विवाह, संयोगिता का जन्म विवाह। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है। चंद-बरदाई चौहान वंशीय पृथ्वीराज चौहान के प्रिय सखा एवं दरबारी कवि थे। तो ये इनके बारे में आपने सुना भी होगा कि ये एक साथ जन्म एक साथ मरण दोनों के ये कहानियां आपस में। जब शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए चंद-बरदाई स्वयं भी साथ गए और शब्दवेदी बाण चलाने में कुशल पृथ्वीराज चौहान का कौशल गजनी में दिखाया। इस शब्दवेदी बाण के पश्चात दोनों मित्रों ने वहीं पर प्राण त्याग किए। इसमें पृथ्वीराज की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का सुंदर चित्रण है। इस कारण यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कहते हैं कि चंद-बरदाई पृथ्वीराज के साथ जाते समय अपने इस ग्रंथ को पुत्र जलहण के हाथ में सौंप गए। यह पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृपकाज, अर्थात ये जो महाकाव्य है कौन सा पृथ्वीराज रासो, ये अधूरा है। तो इसको पूरा किसने किया था? तो इनके पुत्र कौन ने? जलहण ने इसको पूरा किया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और एक पंक्ति भी पूछी गई है, पुस्तक दे जलहण चले नृपकाज, या पुस्तक जलहण हाथ दे चली गज्जन नृपकाज। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें अब आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो इसके ये जो है मतलब अर्ध प्रमाणिक है। किसने इसकी रचना करी? चंद-बरदाई ने। किसका उल्लेख है? तो पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों इस क्लास को आज हम देते हैं यहीं पर विराम। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आदिकाल की अन्य रचनाएं। अब आदिकाल हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो साथियों जैसे ही हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में हम इसके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। और तो जैसे ही हमारा आदिकाल कंप्लीट होगा, अंत में हम इसके सारे महत्वपूर्ण एक साथ हल कर लेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।